हेलो, कैसे हो बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक कृति का अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित पढ़ने जा रहे हैं। एकांकी का अर्थ है वह रचना, वह नाटक जो एक ही अंक में खेला जाता है। एकांकी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर जो विवाह के लिए आया है लड़का, और उसका पिता गोपाल प्रसाद। पूरी एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेली गई है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाला है। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर उनके सामने लाकर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वाले को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट भी रखे गए हैं, पर मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है। दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं।
अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। क्योंकि वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं, वह तो आप खुद देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियों को मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं, मैंने तो उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथों में पान की तस्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं, पर उसकी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताते। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। सितार उठाकर गीत सुनाने को कहते हैं और उमा गीत सुनाती है। उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। और मजबूत आवाज़ में वह कहती है, मैं क्या जवाब दूँ बाबूजी? मैं क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। उमा, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह
देखभाल कर। गोपाल प्रसाद गुस्से और ताव में आकर, रामस्वरूप बाबू, क्या आपने हमें मुझे मेरी बेइज्जती उतारने के लिए यहां बुलाया था? इज्जत उतारने के लिए बुलाया था। उमा, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने साहिबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहां से कैसे भगाए गए? गोपाल प्रसाद, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, हाँ, पढ़ी हूँ, बीए पास किया है मैंने। न तो कोई चोरी की और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झाँक कर कायरता का प्रदर्शन किया। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, जरूर जाइए। घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। बाबूजी, बाबूजी, मक्खन। सभी उसकी तरफ देखते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है। रीढ़ की हड्डी का अर्थ है ऐसा व्यक्तित्व जिसमें कुछ ना हो, मान ना हो, सम्मान ना हो और जो झुका रहता है। कहानी अच्छी लगी, प्रस्तुतिकरण अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।